नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद वर्मा में। आज हम एनसीईआरटी साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं यूपी टेट, सुपर टेट और सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा रीढ़धारी जंतु है, यानी जिसमें रीढ़ पाई जाती है, केचुआ, स्केरिस, जोंक या फिर सांप। देखो बात करेंगे सर्प जो होता है, सांप जो होता है उसमें रीढ़ पाई जाती है, बाकी केचुआ, स्केरिस और जोंक में रीढ़ नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा साथियों क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सांप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, बीज का निर्माण होता है अंडाशय से, परागण से, बीजांड से या फिर पुष्पासन से। बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा साथियों वो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बीजांड से। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से या फिर पर्णहरित से। बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा साथियों क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा जल से। किससे निकलती है, जल से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है ग्रेनम में, स्ट्रोमा में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर राइबोसोम्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो साथियों क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ग्रेनम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। यानी कौन सी गैस है जिसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है। तो साथियों क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं CO2। क्या बोलते हैं, CO2 जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और उसकी गैस की जो उपस्थिति के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। यानी वायुमंडल से जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस साथ में सूर्य का प्रकाश जो होता है उसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हर भाग में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में होती है सभी अंगों में, केवल हरी पत्तियों में, सभी हरे भागों में या फिर पुष्पों में। देखो यहाँ पर जो सभी हरे भागों में हो जाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो पौधों के सभी हरे भाग में होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा साथियों क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सभी हरे भागों में। क्वेश्चन का हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त होते हैं ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, पर्णरहित तथा प्रकाश। देखो ये इसमें ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, अभी हमने बताया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा साथियों क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है बिनकर, फटक कर, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा या फिर चाल कर। देखो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, यानी जो अशुद्धियाँ इसमें है, बालू अलग है, लोहा अलग है, तो ऐसे ही पदार्थों का जो पृथक्करण होता है वो चुंबकीय पृथक्करण द्वारा इनको अलग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा साथियों क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय पृथक्करण विधि। एक होता है चालन और एक होता है संवहन, एक होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें सी क्वेश्चन का हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है, यानी ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं बिना गैस में बदले, बिना द्रव में बदले और सीधे गैस में बदल जाते हैं। यानी अगर आपने कपूर देखा होगा, कपूर को अगर आपने जलाया तो क्या हुआ, वो गर्म हुआ और सीधा किस में बदल गया, गैस अवस्था में बदल जाता है। तो ये ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं, जैसे नौसादर, आयोडीन और कपूर हो जाएगा। जबकि नमक जो होता है, नमक को आप गर्म करेंगे तो ये गैस अवस्था में नहीं बदलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्वेश्चन का हो जाएगा सही जवाब, यानी कि नमक जो हो जाए वो ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा साथियों क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, श्वसन क्रिया में बाहर निकलने वाली गैस है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हम श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं। तो श्वसन क्रिया में हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और बाहर निकलने वाली जो गैस होती है वो होती है साथियों कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी सभी जीवधारी
पेड़ पौधे हों या फिर मनुष्य हों, वो सभी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा साथियों क्वेश्चन का, वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन क्रिया के बाद निकलती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। पौधे वायुमंडल की शुद्धिकरण करते हैं, यानी पौधे क्या होते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो पहला हो जाएगा उस क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा, यानी पौधे ऑक्सीजन के द्वारा वायुमंडल को शुद्ध रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा साथियों क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया है? यानी अधिक प्रयोग, यानी कोई भी पौधा है उसका आप अधिक प्रयोग कर रहे हैं और वातावरण में, वायुमंडल में इतना नहीं है, तो क्या हो जाएगा? उसको संकटग्रस्त में आ जाएगा। यानी चावल, गेहूं, सर्प, गन्ना या फिर मक्का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है वो संकटग्रस्त के अंतर्गत आता है पौधा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। जीवधारियों के नामकरण की द्विपद नाम पद्धति के जनक थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा। देखो, कार्ल वान लिनियस, डार्विन, रॉबर्ट हुक या फिर लुई पास्चर। देखो, टीके की खोज की बात करेंगे तो लुई पास्चर जी हो जाएंगे और कार्ल वान लिनियस हो जाएंगे, वो द्विनाम पद्धति या द्विपद नाम पद्धति के जनक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा साथियों क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल वान लिनियस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? यानी इस पॉइंट को नोट रखेंगे कि नहीं करता या फिर करता, जो इतनी थोड़ी थोड़ी गलतियां होती हैं उसी में प्रश्न क्या होता है? गलत हो जाता है। सेम, मटर, चना या फिर गेहूं। देखो, सेम, मटर और चना ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जबकि गेहूं जो होता है उसमें नहीं पाया जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा साथियों क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पौधे में वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं? यानी कुछ पौधे होते हैं जो दलहनी फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में पाया जाता है नाइट्रोजन का, क्या पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है। यानी राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। तो कवक, विशिष्ट प्रकार का जीवाणु, सभी प्रकार के शैवाल या फिर विषाणु। तो ये क्या होता है? विशिष्ट प्रकार का एक जीवाणु होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। खाद्य श्रृंखला में प्रथम है। देखो, खाद्य श्रृंखला में प्रथम क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। तो उत्पादक क्या हो जाएंगे? उत्पादक हमारे हो जाएंगे हरे पौधे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा साथियों क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, हरे पौधे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए थे उसका नाम है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर साथियों जो डी हो जाएगा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, वान हेलमांड, लुई पास्चर, लैमार्क या फिर ओपेरिन। देखो, यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा पहला, यानी ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा साथियों क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वान हेलमांड। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19। अंगूर में प्रधान रूपांतरण है तने का, पत्ती का, अनुपत्र का या फिर पुष्प अक्ष का। देखो, बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा साथियों क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा तने का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। तना बीज के किस भाग से बनता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूलांकुर से, परांकुर से, बीज पत्र से या फिर संपूर्ण बीज से। बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा साथियों क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा परांकुर से। इस पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग, किससे बनता है? जो तना होता है बीज के परांकुर भाग से बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा साथियों क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बीजपत्री जड़ों में संवहन मंडलों की संख्या होती है। यानी संवहन मंडल कितने पाए जाते हैं एक बीजपत्री पौधों में, जो जड़ें होती हैं उनमें? तो बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा सी, यानी कि 8 हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, अगर कंफर्म ना हो
बाकी गलत नहीं करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा साथियों क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्द्र जल, गुरुत्वीय जल, बंधित जल या फिर केशिका जल। तो कोई साथियों ये होता है हमारा जो पेड़ पौधे क्या होते हैं जिस जल का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है हमारा केशिका जल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा साथियों क्वेश्चन की क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचता है, यानी पत्तियों द्वारा यानी जड़ों द्वारा जो अवशोषित जल होता है वो किसके द्वारा पहुंचता है? फ्लोएम द्वारा, ईधा द्वारा, जाइलम द्वारा या फिर बलकुट द्वारा। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, यानी जो जल पहुंचता है वो किसके द्वारा पहुंचता है? जाइलम के द्वारा पहुंचता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा क्वेश्चन का वो साथियों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर भोज्य पदार्थ की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाता है? फ्लोएम हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैंग्रोव पौधों की जड़ें वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती हैं? यानी वातावरण की सहायता से ऑक्सीजन प्राप्त करने की बात कर रहा है। वेलोमिन ऊतक द्वारा, न्यूमेटोकोर द्वारा, वातरंध्र द्वारा या फिर चूसकांग द्वारा। देखो यहाँ पर बात करेंगे जो ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है यानी न्यूमेटोकोर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, सबसे अधिक जल अवशोषण की क्रिया होती है जल के शीर्ष पर, मूलरोम प्रदेश में, पुरातन प्रदेश में या फिर दीर्घी प्रदेश में। देखो साथियों बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी दिया हुआ है वो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यानी मूलरोम प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26, मूसलाधार पाई जाती है मक्का में, सरसों में, धान में या फिर गन्ना में। देखो बात करेंगे जो मूसलाधार होती है वो सीधे जमीन की तरफ जाती है। यहाँ पर जो सरसों दिया हुआ है उसमें मूसलाधार पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा साथियों क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरसों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27, सरसों का पौधा है झाड़ी, वृक्ष, सुकाय या फिर साग। देखो सरसों से क्या बनता है? साग बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है वो साथियों क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि साग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28, दूब पौधा है यानी दूब जो घास होती है वो किस प्रकार का पौधा है? विसर्पी, अनुसर्पी, आरोही या फिर बल्लरी। बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है वो साथियों क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यानी विसर्पी। क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, कीट बच्ची पौधे का उदाहरण है नागफनी, हाइड्रिला, ड्रोसेरा या फिर कुकुरमुत्ता। देखो बात करेंगे जो ड्रोसेरा होता है वो क्या होता है? कीट बच्ची पौधा होता है। ये घड़े के आकार का होता है जिसमें क्या होता है एक प्रकार की सुगंध आती है और कीड़े मकोड़े उसी जो घड़े के आकार में होता है ढक्कन में वहीं पे फंस जाते हैं। और क्या होता है जैसे अंदर चले गए उसके बाद क्या होता है ढक्कन उसका बंद हो जाता है और कीड़े मकोड़े उसी में फंस जाते हैं। और ये कीट बच्ची पौधे कहाँ उगते हैं? जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है और ज़्यादातर मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, पत्तियों से भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करने वाला ऊतक है जाइलम, मृदु ऊतक, दृढ़ ऊतक या फिर फ्लोएम। बात करेंगे जब ये भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है अभी हमने बताया था किसके द्वारा होता है? वो फ्लोएम के द्वारा होता है। यानी भोज्य पदार्थों की बात करेंगे तो फ्लोएम और जल की बात करेंगे तो जाइलम। कन्फर्म हुआ? आपको हमारा वीडियो साथियों कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।